नमस्कार मित्रों, साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम फिर आपस में मुखातिब हैं एक दूसरे से खान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सब लोगों का दिन अच्छा रहे। इवनिंग, मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ये चलता हूँ मैं आपको खान एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर एक नए टॉपिक के साथ। ये वाला वीडियो था, उससे आगे बढ़ते हम। और आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों इलेक्ट्रोड विभव। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव को इंग्लिश में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, किस नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रोड विभव? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पिछली कक्षा में तो मैंने ये चर्चा की थी, जब हम धातु की छड़ को के लवण के विलयन में डुबोते हैं। क्या कहा? धातु की छड़ को उसके उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं, तब छड़ और लवण में उपस्थित धातु के आयनों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है। स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। स्वतः प्रवर्तित रासायनिक रेडॉक्स अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होती है। माना कि मैंने ये जिंक धातु की छड़ ली है और उसे मैंने जिंक सल्फेट या जिंक नाइट्रेट के विलयन में डुबो दिया है। मेरे पास यहाँ जिंक सल्फेट का जलीय विलयन है और उसमें मैंने जिंक की छड़ को डुबो दिया है। अब प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा? हमने पहले पढ़ा है, ये मैं उस बात को यहाँ दोहरा दूं। ये देख रहे हैं आज पहली बार वीडियो के लिए ये कह दूं, जिंक धातु में ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति? ऑक्सीकृत होने की। मेरा मतलब ये है कि जिंक छड़ के जो परमाणु है वो अपने इलेक्ट्रॉन छड़ पर त्याग कर विलयन में Zn+2 आयनों के रूप में जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, करते हैं। इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने से छड़ के परमाणु विलयन में जाने से यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, छड़ पर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाता है? ऋण आवेश। और जिंक धनायनों के विलयन में जाने से विलयन पर, क्या बोल रहा हूं मैं, विलयन पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक तरह से यूं माने आप समझें कि छड़ ऋणावेशित हो गई और छड़ के संपर्क वाला विलयन धनावेशित है। छड़ ऋणावेशित क्यों हुई? छड़ जिंक धातु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे हुए जिंक के कर्नेल हैं, उससे बनी है। और वहां इलेक्ट्रॉन त्याग करके जब जिंक के परमाणु धनायन के रूप में विलयन में आते हैं, विलयन में धनायनों की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से विलयन पर, विलयन में धनावेश आधिक्य और छड़ पर ऋणावेश आधिक्य या इलेक्ट्रॉन आधिक्य होता है। क्लियर? अब इस छड़ के अंतरापृष्ठ पर, कहां पर? छड़ के अंतरापृष्ठ। छड़ के अंतरापृष्ठ से मेरा अर्थ यह है कि जिस स्थान पर विलयन और छड़ आपस में संपर्कित है, कनेक्टेड है, कांटेक्ट में है, उस जगह एक वैद्युत आवेशों की डबल लेयर क्विक परत का निर्माण हो जाता है। छड़ पर ऋणावेशों की परत या ऋणावेश आधिक्य और विलयन पर छड़ के चारों ओर धनायनों की परत, धनावेश की परत या धनायन आधिक्य। इस आवेश विभाजन के कारण, क्या बोला विद्यार्थियों? आवेश भाजन के कारण उत्पन्न होने वाले आवेशों के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। देखिएगा, दोबारा समझिए। छड़ पर उपस्थित ऋण विभव और विलयन में उपस्थित धन विभव। छड़ पर उपस्थित ऋणायन ऋणावेश, विलयन में उपस्थित धनायन धनावेश। ये जो आवेश पार्थक्य है, इस आवेशों के अंतर को ही इलेक्ट्रोड
विभव कहते हैं। क्लियर? अब यह इलेक्ट्रोड विभव इस अकेले इलेक्ट्रोड के लिए है, के लिए अकेले इलेक्ट्रोड के लिए है। इलेक्ट्रोड विभव को मित्रों ई, कैपिटल ई द्वारा लिखते हैं और यहाँ हिंदी अथवा इंग्लिश में इलेक्ट्रोड या ई स्मॉल एल भी लिख देते हैं। क्लियर? इसको मापने के लिए अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम किसी तरीके से माप नहीं सकते हैं। किसी एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मापने का कोई तरीका नहीं है। इसके लिए हमें अन्य इलेक्ट्रोड लेकर सेल बनाना होगा। सेल बनने के बाद सेल का विभव ज्ञात करेंगे और सेल विभव की सहायता से हम इलेक्ट्रोड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है मित्रों? तो अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, पहले हमने चर्चा में ये स्पष्ट कर लिया, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी सेल में दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो सिरे, एक धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित होता है। या हम जब विद्युत रासायनिक या विद्युत अपघटनी सेल की बात करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यहाँ पर भी सेल में दो प्रकार के सिरे, एक धनाग्र सिरा और एक ऋणाग्र सिरा, एक धनावेशित सिरा, एक धनावेशित इलेक्ट्रोड, एक ऋणावेशित सिरा या ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होगा। सेल का वह वाला इलेक्ट्रोड, सेल का वो इलेक्ट्रोड जिस पर मित्रों ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है उसे हम एनोड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एनोड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एनोड वह इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीकरण होता है, चाहे सेल विद्युत रासायनिक हो, इलेक्ट्रोकेमिकल या विद्युत अपघटनी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। याद कर लेना बच्चों, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। शेष बचा कैथोड। जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है कहेंगे कैथोड। क्लियर? दो बड़ी जोरदार बातें परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में छोटे लेवल की भी ये पूछी जाती है। फला सेल में इलेक्ट्रोड एनोड कौन या कैथोड कौन होता है, एनोड किसे कहते हैं, कैथोड किसे कहते हैं। एकदम क्लियर कट याद रखने का ट्रिक, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो वह एनोड, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो वह कैथोड। ऑक्सीकरण का अर्थ है मित्रों इलेक्ट्रॉनों का त्याग। परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनता है, इसमें इट मींस ऑक्सीकरण हो रहा है। हम इसे वी इलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वी इलेक्ट्रॉनीकरण। इंग्लिश में बोले तो हम इसे डी इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं। दूसरी बात, यदि हम दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रोड की बात करें, वहां पर यानी कैथोड की बात करें, विलयन के धन आयन छड़ से उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, उतने मीन्स जितना विलयन में उपस्थित आयनों पर आवेश है उनके बराबर छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके विलयन वाले आयन धातु परमाणु में अपचयित हो जाते हैं। क्या मित्रों कहते हैं? अपचयित, यानी रिडक्ट हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, उनका रिडक्शन हो जाता है। उस केस में उस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। उस केस में मैं चित्र द्वारा यहाँ स्पष्ट करता, एक डायग्राम लेते हैं। मैंने यहाँ एक कोई धातु की छड़ ले ली, भले ही आप कहते हैं तांबे की छड़ ले ली, कॉपर की, और उसे धातु के लवण के विलयन कॉपर सल्फेट में डुबोया कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में। इसको डुबोया तांबे की छड़ को। अब विलयन में प्रेजेंट कॉपर धन आयन, क्या कह रहा हूं मित्रों, विलयन में प्रेजेंट कॉपर धन आयन ये विलयन से छड़ पर जाकर चिपक जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं, जम जाते हैं और छड़ में उपस्थित धातु परमाणुओं के मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉनों को ये भ्रम नहीं पाले तार से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आएंगे, काम भी होगा, वो भी देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, लेकिन यह इलेक्ट्रोड समझ रहे हैं। इसलिए मित्रों विलयन में उपस्थित धन आयन
धातु की छड़ में प्रेजेंट मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके इस छड़ के चारों ओर निक्षेपित हो जाते हैं, जम जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा फ्रेंड्स? इससे छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, छड़ धनावेशित हो, छड़ पर धन विभव उत्पन्न और विलयन और विलयन में रिमेनिंग शेष बचे सल्फेट आयन की अधिकता से विलयन ऋणावेशित हो। क्या कह रहा हूं मित्रों? विलयन ऋणावेशित हो जाएगा, छड़ धनावेशित कर चुके हो आप। अब आपकी ये छड़ और आपका ये विलयन दोनों पर आवेश पार्थक्य है, आवेश अलग अलग है, आवेश का विभाजन है, इसलिए यह कैथोड विभव कहलाता है। यह कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, यह अपचयन विभव कहलाता है। यह अपचयन की क्रिया हो रही है। हमने यहाँ कॉपर का उदाहरण लिया है मित्रों, तो यहाँ Cu प्लस आयन तो कॉपर सल्फेट के रूप में विलयन में प्रेजेंट है, वो छड़ के इलेक्ट्रॉन लेकर, क्या कह रहा हूं, छड़ के इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर परमाणुओं में, कॉपर धातु में अपचयित हो जाएंगे। क्लियर है ना? और ऐसा होना अपचयन कहलाता है कि कैथोड पर जो विभव उत्पन्न होगा, कैथोड वाली छड़ और कैथोड के विलयन में जो आवेश पार्थक्य है, उसे हम कैथोड विभव कहते हैं, उसे हम अपचयन विभव कहते हैं, उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपके मन में ये बात आ रही होगी, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण विभव की घटना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन, अपचयन विभव की घटना। या ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों तभी होते हैं जब छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है। हम ये पहले चर्चा कर चुके हैं, धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्यागने की और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। प्रत्येक धातु की ऑक्सीकृत होने की और अपचयित होने की प्रवृत्ति या सामर्थ्य डिफरेंट होती है, विशिष्ट होती है, अन्य धातु के समान नहीं होती है। आगे हम ये डिस्कस करेंगे, इन्हें इन्हें आईयूपीएसी द्वारा अपचयन विभव के रूप में या ऑक्सीकरण विभव के रूप में मान देकर निर्धारित किया गया एक सीरीज का निर्माण किया गया, जिसको रासायनिक श्रेणी या धातु सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। खैर, बात आगे करेंगे। पहले आपके मन में एक प्रश्न स्वाभाविक है जो उठा होगा, सर आपने ये जो धातु की छड़ को लवण के विलयन में डुबोया था ना, फुल डुबोया था, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना त्यागना, ये घटना कब तक होती है? क्या इस प्रकार होती ही रहती है? क्या लवण में प्रेजेंट आयन छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते रहते हैं या छड़ वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही रहते हैं? तो कब तक? डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी छड़ को, माना कि जिंक की छड़ की बात करें, जिंक की छड़ वाले परमाणु, जिंक की छड़ वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर, मैंने यहाँ लिखा -2 इलेक्ट्रॉन, यानी इस परमाणु ने ये 2 इलेक्ट्रॉन छड़ पर त्याग दिए। क्या था, क्या कहाँ त्यागे हैं ये? कहाँ लूज किए? छड़ पर त्याग करके वो विलयन में आ गया Zn+2 के रूप। क्या ये अभिक्रिया एक दिशीय है, मोनोडायरेक्शनल है, अग्र दिशा में संपन्न होगी? क्या इसमें साम्य की संभावना है? कि हाँ बिल्कुल है, आप सही सोच रहे हैं, यह साम्य की संभावना, साम्य स्थापित होता है, साम्य स्थापित होता है। ये लीजिए, मैंने उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान बना दिया। अब आपको समझना ये है, प्रारंभ में जब छड़ को विलयन में डुबोते हैं, छड़ के धातु परमाणु, Zn के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग त्याग कर छड़ पर विलयन में जाते रहते हैं, और कुछ समय बाद विलयन में प्रेजेंट आयन, धन आयन भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं और छड़ के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं ऐसा बोल रहा हूं विद्यार्थियों, विलयन के अंदर Zn2+ के एक्वस आयन है, वो छड़ के जो संपर्क में है, वो छड़ वाले इलेक्ट्रॉन जो उसका भाई छड़ वाला Zn परमाणु छोड़ कर गया था, वो ग्रहण करके भी वापस अपचयित हो जाते हैं, रिडक्ट हो जाते हैं, छड़ पर निक्षेपित हो जाते हैं। ऐसा होता है।
होता है जब उनके इलेक्ट्रॉन पास में आ गया और उनको मौका आ गया, दोनों एक दूसरे के संपर्क में नजदीक है, वैसा कौन है जो लड्डू नहीं खाएगा? धातु आयन है, Zn+2 आयन है, वो इलेक्ट्रॉन तो लेंगे ही लेंगे। तो ये दोनों क्रियाएं होती है, मेरे कहने का मकसद ये। और ये साम्य स्थापित हो जाएगी। क्या स्थापित होगा? साम्य स्थापित होगा। लेकिन मित्रों, यदि धातु की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक है, Zn के 2 इलेक्ट्रॉन करके त्याग करके Zn+2 आयनों में बदलने की क्षमता, टेंडेंसी ज्यादा है, तो विलयन में जाने वाले आयनों की संख्या अधिक होगी। इट मीन्स धातु की छड़ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी। अब यदि इस छड़ को, इस पर इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य है, जिंक वाली छड़ Zn सल्फेट के विलयन में है, इस पर इलेक्ट्रॉन का आधिक्य है और इसे हम किसी तार द्वारा अन्य इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं, अन्य इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं। या मित्रों, चित्र की सुंदरता ज्यादा मायने नहीं रखती है, समझ, कंसेप्ट का क्लियरेंस है वो ज्यादा मायना रखता है। मामले को लेकर आप ज्यादा सीरियस नहीं हुए, आप मेरे साथ इस बात को अपने जेएन में अपने कंसेप्ट को मेंटली इतना क्लियर कर लें, कभी किसी प्रकार का प्रश्न नींद में भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो अब जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं वो धातु के तार के माध्यम से, चालक तार की वजह से, चालक के माध्यम से रवाना होते हैं। ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉनों की गति के लिए ऊर्जा चाहिए। प्यारे मित्रों, यह ऊर्जा स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है से उत्पन्न होती है, उससे प्राप्त होती है। उस ऊर्जा द्वारा इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, चालक तार में गति करते हैं। और यहाँ कॉपर के छड़ की बात करते हैं, तार में इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, अपने बीच में जाए, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर अब कॉपर की छड़ में पहले से कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रेजेंट है कॉपर के धन आयन, छड़ वाले इलेक्ट्रॉनों को लेकर छड़ में पहले से कॉपर के मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉनों को ले कर पर निक्षेपित हो रहे हैं, जिसकी वजह से छड़ धनावेशित हो रही है, यानी यह इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ऐसी परिस्थिति में जब यहाँ कैथोड विभव उत्पन्न हो गया, अपचयन विभव उत्पन्न हो गया, हम चालक तार के द्वारा मित्रों, चालक तार के द्वारा इस कॉपर इलेक्ट्रोड को यहाँ जोड़ देते हैं। तब ये जिंक द्वारा सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन, स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन इस तार के द्वारा चल करके या इस इलेक्ट्रोड पर आ जाते, कॉपर इलेक्ट्रोड पर आते हैं। ठीक बात है ना? फुल क्लियर है ना? यहाँ आ जाते हैं और अब यहाँ पर कॉपर आयनों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता Zn द्वारा दिए जाने के कारण बढ़ जाती है। और ऐसी परिस्थिति में इस एनोड का विभव, यानी जिंक द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, जिंक के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति, जिंक इलेक्ट्रोड के ऑक्सीकरण का माप और कॉपर इलेक्ट्रोड के कॉपर धातु के अपचयित होने का माप है। यहाँ उत्पन्न ऑक्सीकरण विभव, एनोड विभव, जिंक का इलेक्ट्रोड विभव और यहाँ उत्पन्न होने वाला कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव, कैथोड का अपचयन विभव या इस इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव, इन दोनों के मानों में अंतर है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इस अंतर की वजह से सेल में से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उस विपरीत दिशा में धारा को प्रवाहित होना माना गया है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह की दिशा मानी जाती है। ठीक है? इस तरह से मैंने आपको एक एनोड यानी ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड और एक कैथोड यानी अपचयन इलेक्ट्रोड को जोड़ करके इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान की घटना समझाने का प्रयास किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आके ही रहा है, आके रहेगा जब आप वीडियो देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस डायग्राम को लिए चलते हैं सेल, गैल्वेनिक सेल, रासायनिक सेल की तरफ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ।
चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। मेरा अगला जो हेडिंग है वो है विद्युत रासायनिक सेल। क्या है मित्रों? विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मेरा ऐसा मानना है कि एक बार यदि आप मेरा ये वीडियो देख लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं दिल दिमाग से, बाद में भूलेंगे नहीं प्रयास करने से। यहाँ आ जाते हैं। हमने क्या किया, अभी एक डायग्राम बनाया था। एक जिंक का इलेक्ट्रोड लिया और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया। क्या लिया मित्रों? एक तो हमने लिया जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड कहूं तब आप इजीली जानते होंगे कि सर आपने जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के विलयन में और कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के विलयन में लिया। मैं इसको अलग कलर में बनाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने इसको एक बार हटाया है। ठीक है मित्रों, अब ये तो आपने भरा है, ये मेरा जिंक सल्फेट विलयन है और ये मेरा कॉपर सल्फेट का भरा हुआ विलयन है। ये जिंक की छड़ है और वो कॉपर की छड़ है। दोनों इलेक्ट्रोड मैंने पास पास रख दिए हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक चालक तार के द्वारा जोड़ दिया है। दोनों इलेक्ट्रोडों को डियर स्टूडेंट्स किसके द्वारा जोड़ा है? एक चालक तार के द्वारा। हम यहाँ पर धारा की दिशा जानने के लिए, क्या कह रहा हूं मैं, धारा की दिशा जानने के लिए, धारा की दिशा जानने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि धारा बह रही है या नहीं, किधर से किधर बह रही है। और परिपथ अपनी मर्जी से चालू बंद, उसके लिए एक कुंजी का इस्तेमाल, खटके का बटन का इस्तेमाल करते। जैसा हमने अभी कहा, इलेक्ट्रॉन एनोड से, इधर से मित्रों, एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होते हैं। एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर कौन आ रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। मित्रों एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, परमाणु मोल के रूप में, मोल मात्रा, पदार्थ का एक मोल, आधा मोल, इस रूप से आक्षिकृत या अपचेत होता है और मात्रा के रूप में ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है ना? ये बाद में न्यूमेरिकल प्रश्न हल करेंगे तब ये विषय हमारे लिए थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, तब आपके समझ में ज्यादा आ जाएगा। एक बार इतना समझ में आया। अभी मैंने ये कहा था धारा प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत है। अब एक समस्या है प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन तो प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन ये परिपथ पूर्ण नहीं हुआ। परिपथ पूर्ण इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में दूर दूर है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। संपर्क में नहीं है, इससे क्या क्या समस्याएं हैं या क्या क्या दिमाग में हमारे प्रश्न उठते हैं? ये उठना चाहिए प्रश्न आपके, सर आपने यहाँ जो जिंक सल्फेट का विलयन लिया था, यहाँ कॉपर सॉरी जिंक की छड़ से जिंक आयनों के विलयन में आने से धनायनों का अधिक्य हो गया, धनायनों की सांद्रता बढ़ गई, और यहाँ कॉपर आयनों के छड़ पर निक्षेपित होने से यहाँ सल्फेट आयनों की सांद्रता बढ़ गई। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों विलयनों में जब आयनों की सांद्रता इस प्रकार बढ़ जाती है तो परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाता है, एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है, परिपथ पूर्ण नहीं होता है, विलयन उदासीन नहीं रहते हैं। तीन काम हो रहे हैं ना, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो रहा है, कुछ समय बाद धारा प्रवाह रुक जाता है, और विलयन विद्युत उदासीन भी नहीं है। इस समस्या को दूर करने के लिए दोनों विलयनों का आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होना जरूरी है। तो हम यहाँ ऐसा करते हैं, एक U आकार की, ऐसी U आकार की कांच की नली लेते हैं। कैसी नली लेते हैं? U आकार की कांच की नली लेते हैं और उसमें जिलेटिन में, इसमें जिलेटिन में या एगार एगार में पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अक्रिय विद्युत अपघटय हैं। इन्हें जिलेटिन के साथ पेस्ट बनाकर, लेई बनाकर इस कांच की
भर देते हैं और इसके दोनों खुले सिरों पर, मुख पर, माउथ पर ग्लास वूल का डॉट लगा, कांच की रुई। क्लियर हो गया? जिलेटिन में भरा हुआ ये जो संरचना हमारे पास बनी है, इसे हम सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण सेतु। कांच के यू आकार की नली जिस जिलेटिन में बना हुआ अक्रिय विद्युत अपघटय का पेस्ट भरा हुआ ये लवण सेतु है। इसके कार्य 3 हैं। कितने काम है? 3। नंबर 1, यह विद्युत संयोजन स्थापित करता है, यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, यह विलयन की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है और ऑक्सीकरण एवं अपचयन द्वारा उत्पन्न होने वाले द्रव जंक्शन पोटेंशियल को समाप्त करता है, उस समस्या को उत्पन्न होने नहीं देता। 4 काम हो गए। ठीक, यहाँ पर ये लवण ही भरे जाते हैं, अन्य लवण इसलिए नहीं भरे जाते, या ये अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट, अक्रिय विद्युत अपघटे भरे जाते हैं इसलिए क्योंकि ये जो आयन है, ये पोटेशियम धन आयन और आयोडाइड, पोटेशियम और नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम और क्लोराइड, ये धन आयन और ऋण आयन, इनकी संयोजकताएं बराबर है, इन आयनों के द्वारा ले जाए जाने वाला आवेश भी बराबर है और इंपॉर्टेंट बात मित्रों, इन आयनों की गतिशीलता, धन आयन की गतिशीलता अपने संयोजी ऋण आयन की गतिशीलता के बराबर है। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि पोटेशियम की गतिशीलता और आयोडाइड की गतिशीलता बराबर है। बराबर से क्या अभिप्राय है कि जिस गति से और जितनी मात्रा में पोटेशियम आयन, पोटेशियम धन आयन इधर आएंगे कैथोड की तरफ, कि कैथोड विलयन में सल्फेट आयनों की अधिकता है और आयोडाइड आयन, नाइट्रेट आयन या क्लोराइड आयन इस तरफ आएंगे एनोड की तरफ, इनकी गतिशीलता मैं यहां Cl माइनस लिख देता हूं। गतिशीलता बराबर है, आवेश ले जाने की क्षमता बराबर है, इनका अभिगमनांक बराबर है, आयनों का अभिगमनांक बराबर है, ले जाए जाने वाले आवेश की मात्रा बराबर है, गतिशीलता बराबर है। इसलिए ये या विलयन में किसी प्रकार का सांद्रता में भेद, आयनों की मात्रा में विभेद उत्पन्न नहीं करते हैं, उदासीनता बनाए रखते हैं। इसलिए इस लवण सेतु का इस्तेमाल करते हैं, ये इन लवणों का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? और ये किसी प्रकार का भेद उत्पन्न नहीं करते हैं, समानता बनाए रखते हैं दोनों विलयनों में, आवेश की, सांद्रता की, अपघटन की, क्रियाशीलता की, इनके इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट या अक्रिय इलेक्ट्रोड हैं। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा होने से एनोड पर जो जिंक आयनों का आधिक्य और सल्फेट जर सॉरी कैथोड पर जो सल्फेट आयनों का आधिक्य है वो पोटेशियम द्वारा और यहाँ Cl माइनस द्वारा या नाइट्रेट द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। और जब तक, ध्यान देकर सुनना, कान देकर के, जब तक एनोड के इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण विभव और कैथोड के अपचयन विभव में अंतर है, तब तक धारा प्रवाहित होती रहती है, इलेक्ट्रोड एनोड से कैथोड की तरफ गति करते रहते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, इन दोनों विभवों के अंतर, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव में मित्रों जो अंतर है वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं शैल विभव। वे क्या कहते हैं? शैल विभव। प्यारे मित्रों दोबारा सुनना, शैल पोटेंशियल क्या है? शैल पोटेंशियल क्या है? मैंने ये बोला जब परिपथ खुला हो, परिपथ में धारा प्रवाहित ना हो रही, ध्यान देकर नोट कीजिए, कान खोलकर सुनिए, आंख खोलकर लिखिएगा, जब परिपथ में धारा प्रवाहित ना हो रही हो उस परिस्थिति में ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड इट मींस एनोड और अपचयन इलेक्ट्रोड इट मींस कैथोड के विभव में अंतर है, से सेल विभव कहते हैं, से सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? सेल का विद्युत वाहक बल। यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल और सेल विभव दोनों एक ही कंसेप्ट है। सेल का विद्युत वाहक बल और सेल विभव दोनों एक है। सेल के विद्युत वाहक बल को मित्रों
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, सेल का विद्युत वाहक बल। सामान्यतः पुस्तकों में, बुक्स में ईएमएफ ऑफ सेल लिखा जाता है। क्या है ये जानेंगे, अभी जानेंगे। सामान्य रूप से ई सेल, इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई से लिखते हैं, तो सेल विभव को भी कैपिटल ही लिखेंगे। माइंड इट, डिटरमाइन इट। इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई से और सेल विभव को भी कैपिटल ई से लिखते हैं। ई सेल बराबर, ई सेल बराबर। अब प्यारे मित्रों, हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड और अपचन इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को यहां लिखते हैं। सामान्य रूप से ऐसा लिख सकते हैं हम, एनोड प्लस कैथोड। कईयों के दिमाग में झुंझलाहट होगी, जिन्हें याद है उन्होंने क्योंकि ऐसा पढ़ रखा है, सेल बराबर कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों का एक ही अर्थ है। लेकिन हमें याद क्या करना है, वो बात इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएसी इसके पक्ष में है। आईयूपीएसी ने यह निर्धारण किया है कि सेल बराबर होता है कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। एक बात है बच्चों, कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव, इस तरह से लिखते हैं। हमारे पास ये जो डायग्राम है, यह विद्युत रासायनिक सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है। इस केस में हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड और माइनस, सॉरी बच्चों मैंने ये एनोड लिखा, कैथोड लिखना था मुझे। ठीक है मित्रों, ऐसा लिखना था, कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। समझ रहे हैं मेरी बात को? आईयूपीएसी ने तय कर दिया कि इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के रूप में ना लिखा जाकर अपचयन विभव के रूप में ही लिखा जाएगा। इसके रूप में, केवल अपचयन विभव के रूप में, रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिखा जाएगा। एनोड का ऑक्सीकरण विभव यदि धनात्मक है, ऑक्सीकरण विभव धनात्मक है तो ऋणात्मक लिख देंगे, और यदि ऑक्सीकरण विभव ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक कर लेंगे। क्लियर कर ले में, यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव है माइनस 0.76 वोल्ट है। या ऐसा मान लें कि एनोड का इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक है और कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है। क्लियर हो गया ना? आईयूपीएसी के नॉर्म्स के अनुसार एनोड का इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक और कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक। आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में जाकर ये देख सकते हैं। इस तरह से लिखते हैं। यदि हमारे कोई अननोन सेल दिया हुआ मित्रों, तो उसके लिए ई सेल या सेल विभव कैसे लिखेंगे वही मैं आपको सिखा देता हूं। और वो इस प्रकार है, ई माइनस ई। आपको यदि सेल का डायग्राम दे रखा है तो आप यहां लिख देंगे राइट माइनस लेफ्ट। सेल डायग्राम में जो इलेक्ट्रोड राइट हैंड साइड में तो आप पहले लिख दीजिए, और जो लेफ्ट हैंड साइड में बाद में लिख दीजिए। ये बात क्या बताना भी समीचीन होगा कि आईयूपीएसी ने यह तय किया है, आईयूपीएसी ने ये तय किया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो जो वर्ड्स पहले आते हैं उनको लेफ्ट रखें और जो बाद में आते हैं उनको राइट रखें। अब हम क्या देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड में एनोड है, या ऑक्सीडेशन होता है और इस पर चार्ज नेगेटिव है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में इस डायग्राम में है। क्लियर? यहां आकर देखिए, मेरे साथ चलिएगा, ये राइट हैंड साइड में है, बिल्कुल है डायग्राम में। यहां पर इसे कैथोड कहते हैं, उसको एनोड कहा था।
यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो आर से पहले एल आता है, सी से पहले ए आता है, आर से पहले ओ आता है, पी से पहले एन आता है, एन आता है। ऐसा भी कह सकते हैं, आईयूपीएसी नॉर्म्स बना दिया जो लेटर्स या एनोड और कैथोड के रेफरेंस में पहले आते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग पहले लिखते हैं, तो अपना आप हो गया। या ऐसा याद कर ले, मैंने पिछले एक वीडियो में बोला था कि आप किसी भी सेल के लिए लॉन याद रख ले। क्या लॉन, जमाना ही लॉन का है, अर्थव्यवस्था विकसित देशों की लॉन पर चलती है। तो लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिवली चार्ज, लॉन एक मैटर याद कर लें, इसका अपोजिट कर दें, क्रम कर लें, अपने आप याद हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से सेल विभव याद करने के लिए ई सेल बराबर लिखेंगे ई सी माइनस ई ए, या ई सेल बराबर ई आर माइनस ई एल। मैं ऐसे याद करवाता हूं, सेल बराबर ए रामलाल, या सेल बराबर सी ए कौन है, रामलाल है, यानी कैथोड, ए यानी एनोड, राम यानी राइट, लाल यानी लेफ्ट। ऐसा आप यदि याद कर लेते हैं जेहन में, कभी भूलने वाले नहीं है। क्या सभी परिस्थितियों में ये सेल विभव और इलेक्ट्रोड विभव एक से होते हैं? ना भाई ना, ये एक से नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं? जब विलयन की सांद्रताएं बदल लेते हैं, विलयन का टेम्परेचर बदल लेते हैं, और गैसीय सबस्टेंस होने पर दाब अलग होता है, तो इनके इलेक्ट्रोड विभव, इनके ऑक्सीकरण विभव और एनोड विभव बदल जाते हैं। उस परिस्थिति में हम इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव को मानक सेल विभव के रूप में भी जानते हैं, और अब यहां जानेंगे क्या भला है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड क्या वाला है प्यारे विद्यार्थियों? स्टैंडर्ड का मतलब ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड से अभिप्राय ये है विलयन की सांद्रता, इनका टेम्परेचर और वायुमंडलीय दाब, ये मानक है, ये स्टैंडर्ड है। कैसे हैं ध्यान दीजिएगा। जब हम सांद्रता की बात करते हैं, यदि हमारी धातु की छड़ कॉपर या जिंक वाली इस लवण में डूबी हुई है, उस लवण की सांद्रता 1 मोल पर लीटर है। कई मोलरता वाले विलयन में धातु की छड़ डूबी हुई है, और उस विलयन का ताप जिसमें छड़ डूबी हुई है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स 98 केल्विन है। और दाब, वायुमंडलीय दाब एक वायुमंडल या एक एटमॉस्फेरिक है। इस परिस्थिति में किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, इट मीन्स आक्षीकृत होने की प्रवृत्ति का माप और अपचयित होने की प्रवृत्ति का माप, मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव कहलाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मानक ऑक्सीकरण विभव, क्या बोला मैं परिभाषा, दोबारा सुनिए। मानक ऑक्सीकरण विभव का मतलब यह है जिंक ऑक्सीकृत हो रहा था, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जिंक सल्फेट के लिए जिसकी सांद्रता इकाई मोलरता है 1 मोल पर लीटर है, और वायुमंडलीय दाब प्रायोगिक परिस्थितियों में 1 वायुमंडलीय 1 एटमॉस्फेयर है। उस कंडीशन में जिंक इलेक्ट्रोड के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति के माप को जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। और इसका विपरीत कर लें आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, मानक अपचयन विभव होगा। क्या होगा? मानक अपचयन विभव। कि मैंने आपको बोल दिया कि हम जिंक इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जिंक का इलेक्ट्रोड की। तो मानक परिस्थितियों में ज्ञात किए गए जिंक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान है -2.76 वोल्ट होता है। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, बार बार प्रयोग करेंगे तो स्वतः याद है। ये जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल है, मानक अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव है, एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों। इसी तरह से यदि हम कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करें, इसकी
हम कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करें तब इन परिस्थितियों में कॉपर सल्फेट की सांद्रता 1 मोल/लीटर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो और दाब 1 एटमॉस्फेरिक हो, इसका इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.34 वोल्ट होता है। प्लस ना लिखें तो माना जाता है, लेकिन आप मेरे प्यारे बच्चे इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूं। एक बात विशेष याद रखनी है, जब मानक परिस्थितियां हैं तो उस केस में ई पर हम नोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं विद्यार्थियों? पर नोट, यानी ई नोट का अर्थ है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ई नोट का मतलब बच्चों क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। जिंक इलेक्ट्रोड के केस में जिंक का मानक अपचयन विभव आपके सामने और कॉपर का मानक अपचयन विभव आपके सामने। एक बात यहां और समझ में आती है, यदि मैं कहूं ये जो हमने अभी पढ़ा था विद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल, इसको वोल्टियर सेल भी कहते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड के संयोजन से बने हुए सेल को डेनियल सेल, अलेक्जेंडर वोल्टा ने वोल्टियर सेल और गैल्वेनी ने गैल्वेनी सेल नाम दिया। तो आपको ये याद है स्वतः ही, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड के संयोजन से बना हुआ सेल है, ये डेनियल सेल है। कैसा है? याद रखिएगा, डेनियल सेल। तीन वैज्ञानिकों हैं, इन वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के रेफरेंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और हमें ऊर्जा के स्रोत प्रदान किए थे, सेल प्रदान किए थे। इसलिए उनके पहचान को याद रखने के लिए इनके नाम पर सेल का नाम डेनियल सेल, वोल्टियर सेल, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इन सेलों का मानक सेल विभव, क्या बोलूं मैं? मानक सेल विभव डेनियल कह दूं, गैल्वेनिक कह दूं, ई वोल्टियर कह दूं, वो होता है, अब आप लोग जानते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। मान रख दूं तो बोलो क्या रखूं मैं? कैथोड हमारा है 0.34 वोल्ट माइनस एनोड हमारा है 0.76 वोल्ट। दोनों को जोड़ लिया तो बच्चों हो गया 0.34 माइनस और माइनस बड़ा होकर के प्लस बन गया 0.76 वोल्ट। आंसर जोड़ने पर 1.10 वोल्ट। यानी आपके रासायनिक सेल डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल के मानक सेल विभव का मान 1.1 वोल्ट का है। बात समझ में आ गई? आ गई ना? अरे आ गई भैया। ठीक, ये इनका मानक सेल विभव है, डेनियल सेल का, गैल्वेनी सेल का, इस तरह से। और ये थे हमारे जिंक इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव, कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव। यानी कि हमने सीखा मानक इलेक्ट्रोड विभव और हमने सीख लिया मानक सेल विभव। क्या सीखा? मानक परिस्थितियों वाले जिंक इलेक्ट्रोड और मानक कंडीशंस का पालन करने वाले कॉपर इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं तो सेल बनता है मानक सेल। मानक सेल के सेल विभव मानक सेल विभव कहते हैं। मानक सेल विभव किसे कहते हैं? मानक परिस्थितियों, इकाई मूलरता वाले लवण के विलयन में छड़ डूबी हुई, विलयन का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन हो और वायुमंडलीय दाब इकाई हो, उस परिस्थिति में सेल के सेल विभव को मानक सेल विभव कहते हैं। इस तरह से मानक सेल विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव सीख गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे मित्रों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आप समझ में आई है और आप इस विषय के और अधिक आगे वाले टॉपिक्स को कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं तो उत्थान एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और इसी आपके प्रोत्साहन से, इन उम्मीदों में मैं इससे बेहतर वीडियो आपके सामने हमेशा पेश करता रहूंगा और आपके सफलता के पायदान प्राप्त करने में बड़ा मददगार
भाई साबित हो जाऊंगा। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।